बच्चों ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आई थी कि मैम हाफ ईयरलीज एग्जाम आ रही है, हमारी एग्जाम आ रही है, तो इसका रिवीजन करा दो। तो मैंने क्या किया है, मैंने एनसीईआरटी ली है, एनसीईआरटी से आपको रिवाइज करा रही हूँ फटाफट, ताकि एक बार आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। वैसे आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन हम पूरा एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं इसको। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करना है। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ठीक है ना। चलो, यहाँ पे सेल का मतलब क्या होता है। तो सेल का मतलब आप बचपन से पढ़ रहे आ रहे हो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होता है वो सेल होता है। मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है वो सेल होता है। ठीक है ना। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पर बोला है इन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में, इंट्रोडक्शन में, कि सेल जो है वो कहाँ से, वाटर से ओरिजिनेटेड हुआ। ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने कि सेल आर ओरिजिनेटेड इन वाटर। ठीक है। एंड दे बिलीव दैट कि जितने भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, जैसे हॉट स्प्रिंग्स है, जैसे इन्होंने बोला है कि जो लद्दाख में टेम्परेचर बाहर का बहुत ज़्यादा ठंडा है, लेकिन वहाँ पे जो पानी है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक है ना। दे मेंटेन हाई टेम्परेचर। क्यों ऐसा? बिकॉज वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती, तो लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। ठीक है। जो हॉट स्प्रिंग्स में ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको हम बोलते हैं थर्मोफाइल्स। और थर्मोफाइल्स दे आर जनरली यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर मतलब दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेल्युलर और यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर वो होते हैं जो सिर्फ एक सेल से मिलके बने हैं, और मल्टी सेल्युलर मतलब बहुत सारे सेल मिलकर उसको बनाते हैं। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने बताया है पूरा कि जो अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है वो हार्मफुल रेडिएशन से और एक्सट्रीम कंडीशन में क्या हो जाते हैं कि एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं। ठीक है ना। तो वो जो प्रोटेक्टिव लेयर बनाई है उन्होंने, उसको अपन क्या बोलते हैं, सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हमको उन्होंने बताया था। यहाँ पे यही लिखा है पूरा कि जैसे प्लांट्स, फिश, बर्ड्स, ह्यूमंस आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स, क्योंकि हम इसको मल्टी सेल्युलर बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पर। तो यहाँ पर फर्स्ट पे आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिया है बच्चों, जिसमें सेल कैसे ओरिजिनेटेड हुआ है और कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा सेल एग्जिस्ट करता है, ये सब बताया है। चलो सेकेंड पेज पे चलते हैं हम लोग। सेकेंड पेज पे बच्चों उन्होंने बताया है कि सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कितना छोटा होता है। इट इज़ वेरी 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 टाइनी। ठीक है ना। जैसे कि ये बोलते हैं कि सेल क्या करता है, तो सेल मैं बताती हूँ आपको क्या करता है। सेल मिलकर क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। तो सेल मिलकर टिश्यू बनाता है, और टिश्यू, बहुत सारे सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू बोलते हैं, और टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन। जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स है, स्टमक, नोज, ये सारे हमारे ऑर्गन है, और ये सब ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम किस किस चीज़ों से मिलके बना है, लंग्स, नेजल कैविटी, नोज, इन सबको मिला के हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ें उन्होंने बताई है पूरे इस पैराग्राफ में। अब उन्होंने बताया है कि जैसे कि सेल कितना ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने एक टेबल दिया है जिसमें हमको ये बताया कि सेल देखिए आप कितना छोटा होता है। सो यहाँ पर एटम्स जो होते हैं वो 0.1 नैनोमीटर के होते हैं। बच्चों नैनोमीटर मतलब समझते हो, एक नैनोमीटर मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। मतलब 1 मीटर का -9 मतलब 0.000000, ऐसे 9 जीरो लगाओगे तो आपको मिलेगा एक एटम। ठीक है। और वो एटम मिलके बनाते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स, सेल। फिर ये होता है, उससे मिलता है लिपिड्स, प्रोटीन, राइबोसोम्स। तो इनका सबका इन्होंने डायमेंशन दिया कि कितने छोटे होते हैं, इसलिए हम देख नहीं सकते हैं इनको। ठीक है ना। फिर ये क्या हो गया, न्यूक्लियस। अब ये किसका साइन है, ये माइक्रोमीटर का साइन है, और ये नैनोमीटर का साइन। तो माइक्रोमीटर क्या होता है, एक माइक्रोमीटर होता है बच्चों 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है। तो ये भी बहुत छोटा होता है। नैनोमीटर सबसे छोटा हो गया, फिर माइक्रोमीटर हो गया, इसलिए हम ये सब देख नहीं सकते हैं बेसिकली। फिर ये सब जब हम बात करते हैं इनकी, तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, पूरा की पूरा मतलब सेल। ठीक है ना। जैसे अमीबा, तो अमीबा क्या है, अमीबा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जो कि सिर्फ एक सेल से मिलके बना है। ठीक है ना बच्चों। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। तो यहाँ पर बोला है कि हाउ टू स्टडी सेल।
तो सेल को स्टडी कैसे करेंगे कि सेल को मैग्नीफाई मतलब माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो आप, अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हो। क्यों नहीं देख सकते हो? क्योंकि सेल बहुत ज़्यादा छोटा है दैट वी कैन नॉट सी विद नेकेड आइज। तो उन्होंने बताया कि माइक्रोस्कोप से कैसे देख सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप, रॉबर्ट हुक, ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम सेल को ऑब्जर्व किया था 1665 में विद द सेल्फ डिफाइंड माइक्रोस्कोप। उन्होंने जैसे आपने देखा होगा कि कभी आप मैग्नीफाइंग ग्लास से कुछ भी चीज़ को बड़ा देखते हो, तो उन्होंने इसी तरीके से माइक्रोस्कोप बनाया है ताकि कोई भी चीज़ आप रखो तो वो बड़ी दिखे, क्योंकि सेल इतना छोटा है कि वी कैन नॉट सी विद नेकेड आइज। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमने रखा है ये, और फिर ये सेल से मिलकर क्या बना है पूरा ऑर्गेनिज्म मतलब। तो ये सेल को देखना बहुत ज़रूरी था, इसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी था, तो उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया है। अभी माइक्रोस्कोप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेंस होता है। आपने अपनी लेबोरेटरी में भी देखा होगा स्कूल में कि जिसको भी आपको एग्जामिन करना है वो आप नीचे रखते हो। जैसे जनरली ओनियन पील, प्याज के छिलके का एग्जामिनेशन होता है, ठीक है ना? इसमें ये लिखा है देखिए कि यहाँ पर लेट अस एस्टिमेट द साइज ऑफ सेल। तो सेल का जो साइज है वो कैसे एस्टिमेट करते हैं कि उन्होंने उसको कन्वर्ट किया है, मतलब जो भी दिखता है उसको कन्वर्ट किया है। और ज़्यादा अगर आपको हायर लेवल पे जाना है तो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ले सकते हैं, इन्होंने बोला है। ठीक है ना? तो ये जो होता है इसको बोलते हैं एग्जामिनेशन साइज ऑफ सेल। तो उन्होंने उससे कैलकुलेट किया है बच्चों कि क्या कि 25 सेल सपोज 25, ये देखिए लिखा कि सपोज 25 cells are seen along the diameter, in that case size of one onion cell would be कितना, मतलब 25 सेल को देखकर उसको 25 से डिवाइड किया कि एक सेल का साइज क्या होगा, तो वो बोला उन्होंने 200 माइक्रोमीटर, जो कि कितना ज़्यादा छोटा है। और उसको कैसे देखना है? 100x टाइम्स देखना है, मतलब उस साइज को 100 टाइम्स किया जब जाके वो हमको नेकेड आई से दिखा विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो वो लोग ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है ना? चलो अब यहाँ से हम उठते हैं और नेक्स्ट पेज पे जाते हैं बच्चों। यहाँ पे उन्होंने माइक्रोस्कोप के बारे में बताया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल होता कैसा है? ठीक है ना? आप सबको बेसिक आइडिया होगा, हमेशा से आप बचपन से सेल पढ़ते आ रहे हो। तो यहाँ पे उन्होंने डिटेल में बताया है कि सेल होता कैसा है। जनरली सेल बहुत सारे टाइप के होते हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल। तो मैं आपको यहाँ पे इसलिए स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि सेल होता कैसा है। ठीक है? तो यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिए। अगर आप देखोगे कि सेल होता क्या है, सेल के अंदर क्या होता है। ठीक है? तो करें स्टार्ट। चलिए यहाँ पर हम पढ़ रहे थे सेल। तो सेल जैसे कि हमको पता चला कि इट इज़ द बेसिक यूनिट, किसी भी चीज़ की बेसिक यूनिट को हम सेल बोलते हैं। ठीक है? मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना के बताती हूँ कि सेल बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ सेल कैसा होता है। तो आपने बचपन से पढ़ा हुआ एनिमल सेल कैसा होता है, प्लांट सेल कैसा होता है। हम सिर्फ एक बेसिक डायग्राम बनाएंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए। तो आपने देखा होगा बचपन से कि सेल को ऐसे डिफाइन करते हैं जिसमें होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके ऊपर होती है सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। फिर बीच में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के पास में ये पूरा की पूरा इसमें साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारी सेल की ऑर्गेनेलीज होती है, जैसे कि क्या क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स होते हैं, और भी बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज आप देखते हो, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है ना? जिनका फंक्शन अलग अलग होता है। और न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में होता है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए। ठीक है? और इस तरीके से हमारा सेल पूरा कवर्ड रहता है विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो मैंने आपके लिए बनाया है। अब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है? इन्होंने क्या किया है कि एक नाइफ से पोटैटो की 2 पीस काटी है। ये बीकर ए, बीकर बी। बीकर ए में इन्होंने डाला है प्लेन वाटर। ठीक है? तो बीकर ए में इन्होंने क्या डाला है? प्लेन वाटर। और बीकर बी में क्या डाला है बच्चों? बीकर बी में इन्होंने डाला है 20% सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन, मतलब थोड़ा सा सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन डाल दिया है। ठीक है ना? तो अब बेसिकली क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी चीज़ को पानी में डालते हैं तो वो फूल जाती है। कोई भी सीड जैसे दाल, चावल, किसी को भी पानी में डालते हैं तो फूल जाता है। ठीक है ना? लेकिन अगर आप उसमें सॉल्ट या शुगर वाले पानी में डालोगे तो वो श्रिंक हो जाएगा। ठीक है? क्यों ऐसा होता है?
क्योंकि सॉल्ट और शुगर वाला जो पानी होता है, सॉल्यूशन होता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, तो वाटर मूव कर जाता है फ्रॉम कोई भी चीज़ टू बाहर, ठीक है। ये मैं आगे और डिटेल में समझाऊंगी। इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं, बेसिकली इसको ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन बोलते हैं। अभी आपके लिए इतनी ही बात समझो कि जब भी कोई सॉल्ट या शुगर का सॉल्यूशन होता है उसमें हर चीज़ श्रिंक हो जाती है, और प्लेन वाटर होता है तो उसमें फूल जाती है, स्वेल्ड अप हो जाती है, ठीक है। इसमें यही लिखा है। तो इसमें देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि द पोटैटो पीसेस फेल्स, और यहाँ पे लिखा है द पोटैटो श्रिंक्स। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका रीज़न, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, जो मैं आपको बोल रही थी अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस, जिसका इन्होंने यूज़ किया है। वो क्या होती है बच्चों, वो क्या होती है कि जब भी आप किसी भी चीज़ को पानी में डालते हो, ठीक है ना, और किसी भी चीज़ को आपने किस में डाला, सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन में डाला, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ पर जो चीज़ डाली, जैसे कि मैंने यहाँ पे पोटैटो डाला, तो पोटैटो के अंदर शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, स्टार्च का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, और बाहर पानी है। तो वाटर मूव्स फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन। क्या बोला हमने, लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन। तो पानी मूव कर रहा है बाहर से अंदर, ठीक है। तो वाटर मूव्स फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन। इसकी वजह से वो फूल गया, और जब तक वाटर मूव होगा, जब तक कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं हो जाता है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं हो जाता है, मतलब उसकी वॉल्स की हाईएस्ट मैक्सिमम कैपेसिटी तक पानी अंदर जाता जाएगा, ठीक है ना। अब जब मैंने इसमें शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा कि बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो वाटर मूव्स फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन। तो बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, तो अंदर से बाहर आ जाएगा पानी। समझ रहे हो मेरी बात ध्यान से, अंदर से बाहर आ जाएगा पानी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी ऑस्मोसिस हुआ, इसकी वजह से ये श्रिंक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही लिखा है ऑस्मोसिस का मतलब कि वाटर मूव्स फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन, और ये होता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से। इसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो हर चीज को अंदर जाने नहीं देती, शुगर सॉल्यूशन को अंदर जाने नहीं देगी, शुगर को अंदर नहीं जाने देगी, सॉल्ट को अंदर नहीं जाने देगी, सिर्फ पानी मूव होगा, ठीक है ना। और फिर उन्होंने बोला है कि कब तक मूव होगा, जब तक कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट रहेगा। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब दोनों तरफ, जब दोनों तरफ दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग रहेगा, जब तक पानी मूव होगा, और जब सेम हो जाएगा तो पानी रुक जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर उन्होंने ये प्रोसेस समझाई है बच्चों, ध्यान से समझना। आप पढ़ोगे आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, मेरी बात ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है ना। अब डिफ्यूजन क्या होता है बच्चों, डिफ्यूजन इज द नेट मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या बोला है इन्होंने कि डिफ्यूजन कैसा होता है कि जैसे मैंने पानी लिया फॉर एग्जाम्पल बच्चों, और पानी में मैंने इंक की ड्रॉप्स डाल दी, ठीक है ना। जैसे मैंने एक बीकर में वाटर लिया और इसमें इंक की ड्रॉपलेट्स डाल दी, तो मैंने जैसे ही इसमें इंक की ड्रॉपलेट्स डाली वो डिफ्यूज हो जाएगी, वो फैल जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंक की ड्रॉपलेट्स थी वो प्योर इंक थी, और जब वो फैल गई तो वो क्या हो गई, डाइल्यूट हो गई, पानी में मिक्स हो गई। तो इसके लिए अपन क्या जवाब देंगे कि वाटर मूव्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन एक ही तरह की प्रोसेस है, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से समझाया जाता है, ठीक है ना। देखो अब इन्हें नीचे एक एक्सपेरिमेंट दिया है, ये देखिए यहाँ पे दो बीकर दिए हैं, और ये दोनों आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक मतलब होता है कि दो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब समझते हो ना, कॉन्सेंट्रेशन मतलब होता है कि कोई भी चीज़ ऐड करो, सॉल्ट या शुगर, तो कितनी ऐड करी उसको कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ जब कॉन्सेंट्रेशन सेम है, दोनों तरफ जो क्वांटिटी आपने ऐड की है वो सेम है, तो उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और उसमें कोई पानी का मूवमेंट नहीं होता है क्योंकि ज़रूरत ही नहीं, दोनों तरफ सेम है। लेकिन हाइपोटोनिक क्या होता है बच्चों, हाइपोटोनिक में ये होता है कि जहाँ पर पानी का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जहाँ पे सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है बाहर के मुकाबले, बाहर के कंपैरिजन में अंदर का कॉन्सेंट्रेशन कम है,
तो उसको हाइपोटोनिक बोलते हैं। इसकी वजह से पानी मूव हो जाएगा बाहर से अंदर, देखिए स्वेल्ड अप हो गई, ठीक है। हाइपरटोनिक मतलब क्या होता है कि बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जो अपन ने सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन पढ़ा था, तो वो पानी कहाँ से मूव हो जाएगा, अंदर से बाहर मूव हो जाएगा, मतलब जो भी सीड्स आपने डाले हैं वो श्रिंक हो जाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मतलब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन ले लिया, हाइपोटोनिक मतलब कम कॉन्सेंट्रेशन का ले लिया, जैसे प्लेन वाटर, और आइसोटोनिक मतलब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझेंगे। चलिए, अब इन्होंने ये सेल मेम्ब्रेन का वो दिया है पूरा, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिया है, किस तरह से होता है ये समझिए बच्चों। इसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है ना। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या होता है कि यहाँ पर ये वेरियस ब्लू कलर के जो है ये प्रोटीन है, और ये जो है ये लिपिड लेयर है, ऊपर और नीचे गोल्डन और जो पर्पल कलर की दिख रही है वो लिपिड लेयर है, और ये बड़े बड़े जो ब्लू कलर के हैं ये प्रोटीन है, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहे हैं कि हर चीज को अंदर या बाहर जाने की परमिशन नहीं दे रहे कि सेल में से कुछ भी चीज बाहर आ जाएगी या बाहर से कुछ भी चीज अंदर चली जाएगी, नहीं, ये सिर्फ पानी का मूवमेंट करने देते हैं, ये सिर्फ पानी का मूवमेंट करने देते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने बताया कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि लिपिड की 2 लेयर होती है, ऊपर और नीचे, ठीक है ना। और ये सिर्फ किसको, वाटर को अट्रैक्ट करते हैं और किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। मतलब आप चाहो कि मैं कुछ और डाल दूँ इसमें, तो ये आप कुछ और ऐड नहीं कर सकते हो सेल के अंदर, सिर्फ पानी मूव होता है बाहर से अंदर या अंदर से बाहर, ये बताना चाह रही है, ठीक है ना। यहाँ पे यही सब लिखा है। और इस मॉडल को बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मोज़ेक मतलब ये टाइल्स की तरह एक जैसे अरेंज्ड है, और फ्लूइड मतलब पानी का मूवमेंट हो सकता है टाइल्स से, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है ना। अब इन्होंने बोला है कि चलो इन्वेस्टिगेट करते हैं माइक्रोस्कोप से। तो माइक्रोस्कोप में इन्होंने एक लिली की लीफ ली है और उसमें क्या कर दिया है, उसको एग्जामिन करने के लिए, ये देखिए यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इसको ब्लू स्टेन मतलब पानी में थोड़ी सी इंक डाल के उसमें डाल दिया है, ठीक है ना। तो वो पहले तो ये इस कलर की थी, अब ये ब्लू कलर की हो गई। मतलब पानी के साथ जो स्टेन है, स्टेन मतलब कोई भी डाई जो डाली है उसके पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि वो पानी से भी छोटे हैं, तो वो अंदर चले गए, जिसकी वजह से क्या हो गई, ब्लू कलर की हो गई। और इसकी वजह से ये सेल हमको क्लियरली दिख पा रही है, देखिए इसकी बाउंड्री हमको क्लियरली दिख पा रही है। तो इसको बोलते हैं हम सेल वॉल। तो सेल वॉल का जो नेचर है वो कैसा होता है कि सेल वॉल इज सेमी परमिएबल, जो हर चीज को अंदर नहीं जाने देती है, और यही पूरा की पूरा बाउंड्री होती है सेल की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब नेक्स्ट इज सेल वॉल। तो जो मैं आपको बोल रही थी वो ये कि ये होती है सेल वॉल, जो कि हर चीज को क्या करके रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है, सेल को प्रोटेक्ट करके रखती है। जैसे सेल के ऊपर बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है या फिर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो ये उसको श्रिंक नहीं होने देती, वो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है ना। एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल वॉल किससे मिलके बनती है, ये देखिए, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ये लिखा है यहाँ पर। सेल्यूलोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये सेल वॉल सेल्यूलोज से मिलके बनती है। चलो बड़े आगे बच्चों, नेक्स्ट। अब सेल के अंदर क्या है, तो सेल के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस है, ठीक है ना। ये तो हमने सेल वॉल की बात कर ली, तो अब हम आगे बात करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर जो सिलेक्टिवली परमिएबल है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो बाहर की लेयर है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जेली लाइक सब्सटेंस है उसको हमने क्या बोला है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो ये साइटोप्लाज्म में जो सेमी लिक्विड सब्सटेंस है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। यहाँ पे देखिए आप, ये बाहर वाली हो गई सेल वॉल, इसके अंदर हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो फ्लूइड है जिसमें सारी की सारी चीज़ें फ्लोट कर रही है उसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है ना। सेल ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी हो गई, हम अब आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, और साइटोप्लाज्म क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस को हमने साइटोप्लाज्म बोला है। राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, ये सब किस में होते हैं, साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते रहते हैं,
ठीक है ना। चलो पढ़े। ये डायग्राम कितना सुंदर है, कलरफुल, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो मज़ा आएगा, डरना नहीं है ना। मैं हूँ, मैं आपको पढ़ाऊँगी, टेंशन नहीं लेना बच्चों, एक एक करके पढ़ेंगे अब। तो अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियल सेल होती है, वो कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक वो होती है जो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होती है, जैसे बैक्टीरिया की हो गई, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की होती है जो बहुत ज़्यादा फंक्शन नहीं कर सकती, नॉर्मल होती है। और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, थोड़ी सी एडवांस होती है, जैसे हमारी ह्यूमन बीइंग की सेल हो गई जो बहुत सारे फंक्शन कर सकती, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल, और इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम। अब यहाँ पर बच्चों इन्होंने बोला कि जैसे जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस में होती है, किस में नहीं होती, प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में होती है। तो सेल मेम्ब्रेन तो सब में होती है, लेकिन सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। साइटोप्लाज्म सब में होता है। फिर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बैक्टीरिया सेल में नहीं होती है, क्योंकि मैंने अभी बोला आपको वो प्रोकैरियोटिक सेल, वो ज़्यादा एडवांस नहीं है। और प्रीमिटिव न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड जो है वो प्लांट सेल, एनिमल सेल, मतलब इसमें होता है कि बैक्टीरियल सेल में होता है, ये सिर्फ बैक्टीरियल सेल में होता है, और प्लांट सेल और एनिमल सेल में नहीं होता है। क्योंकि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, ये बोल सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट इज यहाँ पर बच्चों हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस अभी मैंने बोला कि किस में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक, क्योंकि प्रोकैरियोटिक बहुत ज़्यादा फंक्शन नहीं कर सकता है। जैसे हमारी बॉडी में जेनेटिक मटेरियल होता है प्रॉपरली, डीएनए, प्लांट सेल में होता है डीएनए, आरएनए भी होता है किसी किसी में, तो इसमें प्रॉपर हमारी बॉडी में न्यूक्लियस होता है प्रॉपर, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होता है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस यहाँ पे एब्सेंट होती है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। ठीक है। व्हाई डू यूकैरियोटिक सेल नीड दिस ऑर्गेनेलिस, तो यूकैरियोटिक सेल को ये ऑर्गेनेलिस क्यों चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, तो ये सारे फंक्शंस अलग अलग तरह की चीज़ें परफॉर्म करते हैं। जैसे सेल तो एक चीज़, जैसे हमारी बॉडी एक चीज़ है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम अलग काम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग काम करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग काम करता है। इसी तरह से सेल में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अलग अलग काम करती है। जैसे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या करता है बच्चों, इन्होंने बोला न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का काम होता है जेनेटिक मटेरियल, कि मैं अपने मम्मी पापा जैसी दिखूं। तो वो कैसे मिलेगा मुझे, कि यहाँ पे देखिए ये डायग्राम दिया है इन्होंने, डीएनए और आरएनए। ठीक है। तो ये डीएनए और आरएनए का डायग्राम अगर आप देखोगे तो ये क्रोमोसोम है, तो इससे समझ में आएगा कि आप, ये हमारी पेरेंट की बॉडी से हमको मिलता है डीएनए आरएनए, जो कि न्यूक्लियस के अंदर रहता है, इसकी वजह से हम उनके जैसे दिखते हैं। ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम, डीएनए और आरएनए। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम। डीएनए देखिए, डीएनए का फुल फॉर्म दिया है यहाँ पे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये दिया है इन्होंने यहाँ पर। अब राइबोसोम्स क्या होते हैं, तो बच्चों राइबोसोम्स क्या होते हैं कि राइबोसोम साइटोप्लाज्म में एक सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, और यहाँ पे प्रोटीन बनता है। प्रोटीन जो बनता है वो राइबोसोम पे ही बनता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब ये प्रोटीन जो है ये कैसा करता है, कैसा परफॉर्म करता है, कि ये अगर ये प्रोटीन ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही बनता है, और अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यहाँ पर ये प्रोटीन की राइबोसोम्स इसके ऊपर है, तो इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए ये रफ है, यहाँ पे नहीं है राइबोसोम्स, लेकिन ये डॉट डॉट जो दिख रहे हैं ना आपको, वो हो गए आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना। तो ये हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम आगे देखेंगे अगर इसी में, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा कि जैसे, एक मिनट,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, प्रोटीन सिंथेसिस की, राइबोसोम को जगह देते हैं कि प्रोटीन कहाँ बनाएंगे, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनाएंगे, ठीक है ना। गोल्गी अपैरेटस क्या होता है, ये हो गया गोल्गी अपैरेटस, ये देखिए ये कैसा दिखता है गोल्गी अपैरेटस, साइड में इसका डायग्राम दिया है। तो गोल्गी अपैरेटस क्यों नाम दिया है, क्योंकि इसको ये नीचे आपको मीटर साइंटिस्ट लिखा है कैमिलो गोल्गी, इन्होंने बताया है कि ये एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जिसका काम क्या होता है कि ये पोस्ट ऑफिस की तरह काम करती है। पोस्ट ऑफिस की तरह मतलब क्या, कि मुझे क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, वो ये स्टोर करके रखती है, फिर ये दूसरे मतलब उसको ट्रांसफर कर देती है इधर उधर, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे मैं बोल सकती हूँ कि प्रोटीन की ज़रूरत है, तो ये इसने इंफॉर्मेशन सेव करके रख ली, फिर ये कहाँ पे माइंड में नर्व सेल्स के थ्रू पहुँचाई कि प्रोटीन की ज़रूरत है, तो मेरी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को और ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, तो ये गोल्गी अपैरेटस मुझे बताएगा, ठीक है ना। अब लाइसोसोम्स क्या होते हैं, लाइसोसोम्स वो जैसे हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन होता है, तो सेल में भी एक्सक्रीशन होगा, तो जितने भी डैमेज्ड और वेस्ट मटेरियल है ना वो इसमें सेव हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर बन जाएंगे और फिर वो गायब हो जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लाइसोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बच्चों, ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब होता है कि ये होता है पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। अब मैंने खाना नहीं खाया 4-5 घंटे, तो भी मुझ में एनर्जी है, तो ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में मेरी एनर्जी सेव है, वहां से मेरे अंदर एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, सेल ऑर्गेनेली होती है जो कि पावर हाउस होती है, जो हमको एनर्जी देती है। इसमें 2 मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। अब प्लास्टिड्स क्या होते हैं, प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, इनका काम होता है क्लोरोफिल प्रोड्यूस करना। क्लोरोफिल आपको पता है ना कि फोटोसिंथेसिस के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही होती है, और वो क्लोरोफिल कहाँ से आता है, वो प्लास्टिड में सेव रहता है, ग्रीन पिगमेंट जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब नीचे हम आते हैं कि हाउ डू फ्लावर प्लांट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्वायर वेरियस कलर्स, तो इनमें वेरियस कलर्स कैसे आते हैं, कि जैसे लीव्स में तो कलर आता है क्लोरोफिल से, ठीक है ना। तो प्लास्टिड्स, ये लिखा है सेकेंड लाइन में देखिए, दिस प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो मतलब होता है कलर, तो अलग अलग कलर का प्लास्टिड भी होता है, जैसे लीव्स में सिर्फ ग्रीन कलर होता है, लेकिन जैसे फ्लावर्स डिफरेंट कलर्स के होते हैं, रेड कलर के, ब्लू कलर का, येलो कलर का, तो ये कहाँ से आते हैं, प्लास्टिड से ही आते हैं। प्लास्टिड में जो कलर रहता है वही कलर उस फ्लावर का होता है, ठीक है ना। तो जिसमें जो कलरलेस होती है उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ये लिखा नेक्स्ट पैराग्राफ में, इसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है ना। चलिए, वैक्यूल्स क्या होता है, वैक्यूल्स वो चीज़ होती है कि जैसे खाना बना लिया, फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट सेल ने खाना बना लिया, है ना, कहाँ पे बनाया, क्लोरोफिल के थ्रू प्लास्टिड्स में खाना बना लिया, ठीक है। तो अब वो खाना स्टोर कैसे करेगा, जैसे हमारी बॉडी तो बहुत वेल डिफाइंड है तो हम स्टोर कर लेते हैं, लेकिन प्लांट सेल कैसे स्टोर करेगा, तो वो वैक्यूल्स, बड़ा बड़ा जो गैप था ना ऊपर प्लांट सेल में, उसमें देखिए उसमें वैक्यूल है, तो बड़ी बड़ी एक बड़ा स्पेस कैरी करके उसमें पूरा खाना स्टोर कर लेता है, और जब भी उसको ज़रूरत होती है वो उसको यूज़ कर लेता है, ठीक है ना बच्चों। अब इसमें लिखा है कि हाउ डू नॉर्मल सेल ग्रो एंड डिवाइड, तो नॉर्मल सेल ग्रो कैसे करती है, डिवाइड कैसे करती है, तो सेल मल्टीप्लाई होती है, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होती है। जैसे आप देखते हो कि आज मैंने सीड लगाया मिट्टी में, तो वो सीड जर्मिनेट हो जाएगा, जर्मिनेट होकर छोटा सा प्लांट बनेगा, फिर बड़ा होता जाएगा बड़ा, तो सेल डिवाइड होते जा रहे हैं, डिवाइड कैसे होते जा रहे हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। डिवाइड होते जा रहे हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और उस सेल डिवीजन, उसको क्या बोलते हैं हम, सेल डिवीजन, ये लिखा है यहाँ पे रेड कलर में, उसको बोलते हैं हम सेल डिवीजन। तो सेल डिवाइड होकर बहुत बड़ा एक मतलब स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसे हमारी भी बॉडी बचपन से ग्रो होती जाती है, प्लांट सेल की बॉडी जल्दी ग्रो होती है, प्लांट्स 15-20 दिन में भी आपको इतना बड़ा प्लांट दिख जाता है, लेकिन हमारी बॉडी में टाइम लगता है, डिपेंड्स ऑन द एज, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं सेल साइकिल, कि सेल जब डिवाइड होता है, बनता है, बड़ा होता है, फिर डेड हो जाता है सेल, तो उसको हम बोलते हैं सेल साइकिल, ठीक है। तो सेल डिवीजन बेसिकली 2 टाइप की होती है, देखिए इसमें लिखा है माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है ना। तो माइटोसिस में क्या होता है
कि इसमें साइड में एक टेबल दी है कि एक सेल 2 सेल में डिवाइड होता है, तो उसमें जेनेटिक मटेरियल भी सेम अलग अलग हो जाते हैं। मतलब दो दो जो क्रोमोसोम है वो, जैसे आपने सुना होगा क्रोमोसोम XY क्रोमोसोम है ना, तो वैसे ही यहाँ पे पेयर में देखिए ब्लू और पिंक कलर के क्रोमोसोम दिए। और मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में एक एक क्रोमोसोम होता है, ठीक है ना। जैसे हमारी ओवरी में होता है, टेस्टिस में होता है, तो जैसे फीमेल में बोलते हैं एक्स सेल होता है, मेल में फीमेल में XX होता है, मेल में XY होता है। तो ये मिलकर XY और XX यही जेंडर डिसाइड करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको दिया है कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो माइटोसिस में सेम जैसा सेल है वैसे ही डिवाइड होता है, और मियोसिस में सेल के जो DNA है वो अलग अलग स्ट्रैंड हो जाते हैं, फिर फर्दर उसमें मल्टीप्लिकेशन होता है। फिर इसमें दिया है सेल थ्योरी। तो डिफरेंट सेल थ्योरी दी थी साइंटिस्ट ने। जैसे यहाँ पर दिया है कि अकॉर्डिंग टू द हाउ टू सेल ग्रो एंड रिप्रोड्यूस फॉरएवर। तो इन्होंने बोला है कि जो प्लांट्स एनिमल सेल है, एनिमल सेल एक टाइम के आने के बाद स्टॉप हो जाता है, जिसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनिबिशन, ठीक है ना। जैसे कैंसर सेल क्या होता है, कैंसर कैसे होता है, कैंसर मतलब ट्यूमर होता है। तो कोई भी एक बॉडी का पार्ट एकदम अनएक्सपेक्टेडली ग्रो होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, तो उसको हम बोलते हैं ट्यूमर, और उससे बनता है कैंसर सेल, ठीक है ना। तो वही इन्होंने यहाँ पे बताया है कि किस तरीके से ये सेल थ्योरी हो सकती है, कि सेल कैसे डिवाइड होते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको ओवरव्यू दिया है पूरे चैप्टर का। मेरा वीडियो देखो, NCERT पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो। कोई भी डाउट हो मुझे ज़रूर मैसेज करो, कमेंट करो कि मैम ये डाउट आ रहा है, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। बच्चों ये क्विक रिवीजन था, 1 शॉट रिवीजन। चलिए नेक्स्ट चैप्टर का भी मैं आपको क्विक रिवीजन देने वाली हूँ, इसलिए फटाफट मेरा वीडियो देखते जाइए। ओके बच्चों, बाय बाय।